गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड के, उनके लिए स्पेशल है। 11th में हो चाहे 10th क्लास में हो, अन्यथा जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर उनको थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि स्पेशल सेंटेंस जो होते हैं नरेशन के लिए, इंपरेटिव के लिए, ऑप्टेटिव के लिए, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के लिए, उनको इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए, ऑप्टेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए। और उसमें जो स्टूडेंट्स बिल्कुल कमजोर होगा, जो इसको कभी नहीं समझ में आता, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आराम से उसको समझ ले। जैसे देखो, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप जानते हो कि अगर मान लीजिए कि सेंटेंस है कि द टीचर said to the students, the teacher said to the students, go there, अब देखो कितना आसान है ये, और आपके एग्जाम में सही आता है गो देयर। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंपरेटिव सेंटेंस की जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो। कोई भी सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो इंपरेटिव कहते हैं। हम लोगों के 12th में ये भी एग्जाम में आते हैं कि सेंटेंस क्या रहता है, और ये पहचानने के लिए आता है कि सेंटेंस कौन सा है। तो वर्ब से जो स्टार्ट हो, वर्ब से V1 से फर्स्ट है, तो गो देयर जो वर्स्ट है, गो देयर। देखो ये वर्ब गो शब्द है, V1 है और देयर, तो वहां जाओ, ये स्टार्ट हो रहा है गो देयर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि सेंटेंस में 3 प्रकार की बात आती है। एक बात आती है कि अगर आप कहेंगे तो उसको लगेगा कि ऑर्डर है, आज्ञा है। दूसरा बात आपको ऐसा लगेगा कि रिक्वेस्ट है, और तीसरा आपको लगेगा कि एडवाइस है। लगभग इसी बात पे हम लोग को चर्चा होती है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। और इसको बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कैसे समझेंगे कि ऑर्डर है, कैसे समझेंगे कि रिक्वेस्ट है, कैसे समझेंगे एडवाइस है। तो हम लोग 11th में, 12th में और 10th में इसमें इतना इजी तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि इसको पहचानना किसी के लिए बिल्कुल आसान होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो टीचर कभी भी स्टूडेंट को आज्ञा दे सकता है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए कि अगर इधर बड़ा व्यक्ति हो और इधर कोई छोटा व्यक्ति हो, तो बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को ऑर्डर देता है, अधिकांशतः ऑर्डर देता है। तो आप समझिए कि यहाँ पे कह रहा है कि टीचर ने छात्रों को कहा, तो टीचर ने छात्रों को कहा, तो आपको लग गया कि ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो सीड टू है उसको आप समझने की कोशिश करो कि पहला आपका जो पॉइंट है सीड टू, उस सीड टू को हम लोग ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड कब, जब ये आज्ञा रहेगा, लगेगा कि आज्ञा दे रहा है गो देयर। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये एडवाइज्ड है, सलाह दे रहा है, तो एडवाइज्ड कर दोगे। और सेंटेंस में अगर प्लीज और काइंडली रहेगा, सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहेगा, प्लीज और काइंडली, ये वर्ड अगर आता है प्लीज और काइंडली, तो आप समझिए कि वो रिक्वेस्ट है। यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करिएगा, रिक्वेस्टेड, ये आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हमको चेंज करते हुए क्या करना है कि यहाँ पे सीड टू है, या तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, एडवाइज्ड लिखेंगे, और नहीं तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे। जैसे अब इस डायरेक्ट है, इस डायरेक्ट को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, द टीचर, अब यहाँ पे सी टू को ऑर्डर्ड लिखेंगे, ऑर्डर्ड, ये आपका ऑर्डर्ड हो गया। जैसे ही ऑर्डर्ड हो गया, इसके बाद यहाँ पे द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स लिखेंगे, और द स्टूडेंट्स लिखने के बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कंजक्शन। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में
इंपरेटिव सेंटेंस में तीसरा जो पॉइंट है कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में हम टू का यूज करते हैं, टू का, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे, टू। इस कामा को और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। और यहां पे देखेंगे कि क्या है, उसको जैसे रहेगा सेम टू सेम नीचे एज इट उतार देंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। कितना इजी है। अब बताओ आपकी एग्जाम में आएगा अगर इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कितना आपको देखना है कि टू दिया है कि नहीं कंजक्शन में। पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस इंपरेटिव है। कैसे इंपरेटिव है, तो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा चीज समझना है कि ऑर्डर है, क्योंकि बड़ा छोटों को कह रहा है। अब देखो थोड़ा सा सेंटेंस को समझिएगा, हमने इसको ऑर्डर किया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं इंपरेटिव में जो बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड ने कहा, उसका नाम है सनोज, और ये सनोज जो है सेड टू मनोज, सनोज ने मनोज से कहा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। क्या कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन। अगर हमको इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो सनोज है, तो यहां पे देखो बेटा कितना आसान है, इतना ही इजी आता है। और इतना इजी आता है कि सनोज से टू मनोज, जब यहां पे प्लीज रहेगा, प्लीज यहां पे वर्ड प्लीज है, चाहे काइंडली रहता है, तो आप इसको समझ जाना है कि से टू को हमको रिक्वेस्टेड करना है। क्या करना है, रिक्वेस्टेड कर देना है। उधर ऑर्डर क्लियर था, इधर रिक्वेस्टेड कर देना है। और रिक्वेस्टेड के बाद फिर मनोज लिखेंगे, मनोज लिखने के बाद यहां पे टू लिखेंगे। प्लीज को हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं और यहाँ पे टू लिखते हैं। प्लीज और काइंडली जब रहेगा तो उसको हटा देंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे, और जो ऊपर है उसको सेम टू सेम उतार देंगे। गिव, अब देखो यहाँ पे मी है और यहाँ पे योर है। जैसा कि हमने नरेशन वाले पहले वाले पढ़े थे वीडियो में, नरेशन का कि कहाँ हम लोग चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, तो चेंज ऑफ पर्सन जानते हैं कि जब मी रहता है फर्स्ट पर्सन तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे सनोज है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव हिम हो जाएगा इसके अनुसार, और योर भी इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। मनोज है तो यानी कि हिज हो जाएगा, हिज पेन। कितना आसान है। अब देखिए एक सेंटेंस और, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस इतना इजी है कि केवल कंजक्शन टू याद करना है। एक सेंटेंस देखिए अक्सर ये आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हुआ कि कहा गया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए कि आपने ऑर्डर मान लिया कि ये सेंटेंस ऑर्डर है, ही सेड टू। तो जब सेंटेंस में डोंट लगा हो चाहे नेवर लगा हो, ध्यान दीजिएगा, जब डोंट और नेवर ये जो वर्ड लगे हुए हैं, तो आप सेड टू को दो तरह से चेंज करते हैं। पहला, या तो आप सेड टू को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं सेड टू को, तब तो इधर कुछ नहीं है, डोंट और नेवर को हटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना किया, और यहां पे डोंट और नेवर को हटा देंगे आराम से, और जैसे ही हटाएंगे तो टू लिखेंगे, मेक अ नॉइज लिख देंगे, सेंटेंस आपका बन गया। चूंकि आपके एग्जाम में बनाने के लिए देता नहीं है इंटर में, आपको क्या करेगा कि सेंटेंस को देगा, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा,
तो 4 ऑप्शन में अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तब सही है। फॉरवर्ड लिखेंगे यानी कि उसने मुझसे कहा कि डोंट मेक अ नॉइज, तो आपने कहा कि फॉरवर्ड, उसने मना किया मुझे हला करने से, हला करने से। एक इस तरह से यानी कि से टू को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अगर सपोज दैट आपको लगे कि नहीं इस प्रोसेस से हम नहीं बनाएंगे, तो अब क्या करते हैं आप, आखिर इसको दूसरा प्रोसेस है कि इस दूसरा प्रोसेस में ही लिखेंगे और ये जैसा आपको महसूस हो। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, एडवाइज है तो एडवाइज का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति कुछ कर रहा हो, सलाह यार थोड़ा सा हला मत करो, तो एडवाइज भी हो सकता है। और मी लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे कि जब डोंट और नेवर रहेगा तो नॉट लिख देंगे, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से भी सेंटेंस बनाते हैं। तो एक सेंटेंस आपका इंपरेटिव में इस तरह से बनता है, नॉट टू से जब फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं तो दोनों सेंटेंस। अब देखिए एक और सेंटेंस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आर्ट्स में आया था। इसके बाद हम लोग अपडेटिव सेंटेंस पे आएंगे इजी तरीका से एकदम। सेंटेंस इंपरेटिव में एक कि रीना, रीना सेड टू मीना, रीना सेड टू मीना प्लीज, चाहे काइंडली, काइंडली डोंट कॉम हियर, कृपया यहां मत आए। रीना ने मीना से कहा, रीना सेड टू मीना काइंडली डोंट कम हियर। प्यार से देखो बेटा, एकदम इजी एकदम तरीका। इसी तरह के आपके आते हैं एग्जाम में। तो आपने देखा कि यहाँ पे काइंडली वर्ड का यूज हुआ है। जैसे ही काइंडली वर्ड का यूज हुआ, इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे कि डोंट हो गया है और भी1 लगा है यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको अगर पहला तरीका से बनाना होगा तो लिखेंगे कि रीना फॉरवर्ड, रीना ने मना किया, रीना फॉरवर्ड मीना। और यहाँ पे काइंडली को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। क्यों टू लिखे, यहाँ पे फॉरवर्ड लिखे। जब फॉरवर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे टू लिखेंगे और फिर डोंट को भी हटा देंगे और उसी तरह से ऊपर जो है कम हियर जैसे है वैसे उतार देंगे। ऐसे भी आप जानते हो कि हियर का देयर हो जाता है तो यहाँ पे देयर लिखेंगे। और एग्जाम में कम का गो भी हो जाता है, गो देयर। तो हम लोग एक पढ़े थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बेटा कि दिस का दैट हो जाता है, कम का गो हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है। उस आधार पर यहाँ पे गो हो जाएगा और देयर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसलिए इस सेंटेंस को बताना पड़ रहा है कि ऐसा ही सेंटेंस आता है, इजी है। तो आप समझिए कि कम का गो हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है। आप पढ़ेंगे जब चेंज ऑफ प्लेसेस हम लिखवाए हैं। दूसरा देखिए, इसी को अगर हम बनाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, रीना, अब फॉर्मेट को हम नहीं बनाते हैं, अब चूंकि काइंडली है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड मीना। अब चूंकि आपने यहां पे फॉरवर्ड नहीं लिखा है तो अब क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू गो देयर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, ठीक है। आप ऑर्डर, एडवाइज्ड, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो एक वर्ड कि द टीचर सेड टू द सर्वेंट। हालांकि आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा बाबू, आप एकदम समझिएगा।
आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा इंटर बोर्ड कि आपको ऑर्डर और एडवाइस आपको नहीं समझ में आया। द टीचर सेड टू द सर्वेंट क्लीनर ब्रिंग अ पेन फॉर मी। देखो कितना इजी है, ब्रिंग अ पेन फॉर मी। अब इसको आप बनाओ, इसके बाद हम देखते हैं। अब इस सेंटेंस देखिए, द टीचर है, अब इस डायरेक्ट को हमको इनडायरेक्ट में बनाना है, क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में द टीचर है तो द टीचर लिखेंगे, द टीचर। अब टीचर कभी भी सर्वेंट को ऑर्डर करेगा तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द सर्वेंट। और यहां पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू का यूज करेंगे और टू के बाद ब्रिंग लिखेंगे, ए पेन लिखेंगे और फॉर। हमने कहा कि जो प्रोनाउन है उसी प्रोनाउन को सिर्फ बदलते हैं, प्रोनाउन को ही बदलते हैं। तो प्रोनाउन को बदलने के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट पर्सन है मी, फर्स्ट पर्सन में द टीचर है, द टीचर है तो टीचर क्या है? द टीचर का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हिम होगा, तो फॉर हिम लिखेंगे। तो यही समझना है कि हिम। अब आपका यही देगा, मान लीजिए कि सेक्शन ए में ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, सब कुछ होके देगा, यहीं पे गलती करेगा, हिम दे देगा, मी दे देगा, इतना यहीं पे आपको टिक करना है। तो हमें ऐसा लगा कि आपका इंपरेटिव बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। बहुत इजी है इंटरमीडिएट के लिए और कंपटीशन के लिए। यानी कि आपने क्या देखा कि बस टू, कंजक्शन टू को याद करना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस पे आते हैं हम लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। हालांकि आप भली भांति से जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जाता है, मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, और ये चिन्ह रहते हैं जिसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, he said मे गॉड ब्लेस यू, ये डायरेक्ट है। तो आप समझो बाबू कि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एकदम स्टेप मी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो ये समझ जाना है कि सेंटेंस इंपरेटिव है, सॉरी ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो हम श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या प्रार्थना करते हैं। अगर मान लीजिए कि आशीर्वाद हम दे रहे हैं कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस सीड को अगर आशीर्वाद देंगे तो सीड को हम लोग ब्लेस्ड में यूज कर देते हैं, ब्लेस्ड में आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के लिए। अगर श्राप देते हैं तो कष्ट में यूज कर देते हैं, श्राप देते हैं तो कष्ट में यूज कर देते हैं, और विष में यूज कर सकते हैं। ठीक है, विष में भी यूज कर सकते हैं, जब हम कामना करेंगे तो विष में यूज कर देंगे, कामना करेंगे तो, या प्रार्थना करेंगे तो प्रेयर में यूज कर देंगे। तो आपको बस समझना यही है कि अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस है और सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, तो इसको कितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे बेटा, आगे में से तो स्टार्ट होता है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, तो में से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बेटा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहेगा, इंट्रोगेटिव चिन्ह रहेगा। देखो ई वाला चिन्ह रहेगा, यही अंतर है। अगर ये चिन्ह रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इस चिन्ह से आपको पहचानना है। अब देखिए दूसरा जो स्टेप है, पहला, तो पहला स्टेप आप समझिए कि स्टेप 1 हो गया आपका कि सेट को, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही लिखेंगे। चूंकि मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या करेंगे, ये आशीर्वाद है, ठीक ना, तो ही ब्लेस्ड का यूज करेंगे, ही ब्लेस्ड। और आपको लगेगा कि नहीं ये कामना है, प्रार्थना है, तो प्रेयर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको बनाना है तो दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम। वो तो देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, कॉमन सेंस की बात रहेगी। कंजक्शन में हम लोग दैट लिखेंगे,
कंजक्शन में दैट लिखेंगे। बाकी अब क्या होता है कि अब सेकेंड स्टेप देखते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या करना है। और ये समझने वाली बात है बेटा, इसी कंसेप्ट को तो क्लियर करना है। खूब लिखेंगे तो उसे कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या करोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो गॉड है, उस गॉड को पहले लिखोगे। यहाँ पे मे लिखा है तो मे को माइट कर दोगे, मे को माइट कर दोगे। यहाँ पे एक बात और समझना है कि अगर वाक्य में, यानी कि इधर लगेगा कि वो सेंटेंस ऑप्टेटिव है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है और उसमें मे का यूज नहीं किया गया है, तो अपने तरफ से भी हेल्पिंग वर्ब माइट का प्रयोग करेंगे। यानी कि मे जो होता है वो माइट में बदल जाता है, मे माइट में बदलता है, याद रखिएगा, मे माइट में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। मे जो है माइट में बदलता है, यानी कि गॉड माइट, और यहाँ पे ब्लेस लिखेंगे। और नियम तो आप जानते हैं कि पर्सन कैसे चेंज होता है, तो ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखोगे कि अगर थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ पे अपने से मान लेना है, कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पे मी है, यानी कि क्या करेंगे, गॉड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यहाँ पे मी लिख दोगे। कोई कोई अगर चाहेगा तो हिम भी लिख सकता है। अब आपके एग्जाम में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मी लिखता है, हिम लिखता है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं तो थर्ड पर्सन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मी या चाहे हिम दोनों लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मी भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिया रहता है, आपको टिक करना है, तो ये चीज समझना है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, क्लियर होगा आपका। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की आप चिन्ह भी देखिए, देखिए एक सेंटेंस है डायरेक्ट में कि द ऑडियंस ठीक ना, सेड लिव लॉन्ग और पीएम। तब देखिए चिन्ह जो है इस तरह से दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा बेटा, लिव लॉन्ग और पीएम द ऑडियंस। तब यहाँ पे ऑडियंस जो करेगी लिव लॉन्ग, यानी कि ऑडियंस कामना करेगी, चाहे प्रार्थना करेगी। सेंटेंस पहले हमको पहचाना है कि सेंटेंस क्या है, तो ऑप्टेटिव है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो सबसे बड़ा जो चीज है, आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, विश, कामना। अगर आप कामना करते हो तो अब इसको इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो समझिएगा कितना है, द ऑडियंस। अब ऑडियंस जो है वो क्या कामना कर रही है, तो विस्ट का यूज करेंगे, WISHD विस्ट, ये कामना कर रही है। प्री, ये आपको अगर बेटा बनाना होगा तो आप कुछ भी करोगे, दैट्स ओके, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या अब ये होगी कि वो बनाना आपको नहीं, वो बना कर गया, तो विश लिखेगा तब भी सही, प्रेयर लिखेगा तब भी सही। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि दोनों लिख दे, तब तो दोनों लिख देंगे तो इधर गलती करेगा, एक में विश लिख देगा, एक में प्रेयर लिखेगा, तो और जो नियम है उस नियम में गलती करेगा। इसीलिए पूरा नियम को ध्यान से देखना है, क्योंकि लेकिन इंटरवोड कंफ्यूज नहीं करता है। इट इज द गुड मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी। आप कंफ्यूज मत होइए कि कभी भी इंटरवोड आपको कंफ्यूज नहीं करता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हटाएंगे कामा और इन्वर्टेड कामा को, तो दैट लिखेंगे, कंजक्शन क्या लिखेंगे, दैट। तो द ऑडियंस विश्ड प्रेड दैट लिव लॉन्ग आवर पीएम, लंबी उम्र हो हमारे प्रधानमंत्री का, यही सब्जेक्ट हो गया। और ये आवर है, आवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ऑडियंस दो से ज्यादा है इसलिए देयर लिखेंगे। यही तो समझना है बेटा, और ये आप समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, उनका ये पर्सन क्लियर नहीं होगा। तो आप जानते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार
फर्स्ट पर्सन में आई होता है, वी आता है, तो देयर हो गया देयर पीएम। और मैंने यही बात कहा था आखिर जब सेंटेंस इंपरेटिव हो और में नहीं दिया हो, में नहीं दिया हो, में न दिया हो, तो हम अपने तरफ से माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत है। तो अपने तरफ से यहाँ पे माइट लिखेंगे, माइट, और तब यहाँ पे लिखेंगे लिव लॉन्ग। तो कितना इजी है, और इतना ही इजी आता है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे आखिर अगर ये नहीं आया तो ऐसा होता ही नहीं है, इससे ज्यादा कठिन आता ही नहीं है। आपको इसमें क्या समझना है, बट दैट समझना है, यहाँ पे सब्जेक्ट समझ लेना है, यहाँ पे विश्ड या प्रिंट। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं एप्टीट्यूड सेंटेंस में, आपकी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एकदम एंजॉय मूड में रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। और एग्जाम के जो तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स एकदम घबराएंगे नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक सेंटेंस और देख ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कहा कि सी सेड में यू डाई सुन। देखो कितना है, ये श्राप है, ये वाला नहीं बनाया था इसको। पहले तो आपने इसको देखा है कि सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। जब आपने देखा कि सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सी को क्या लिखोगे, CURACD, कष्ट, यानी कि श्राप के लिए, श्राप के लिए हम क्रॉस लिखते हैं। जैसे आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, कामना के लिए और प्रार्थना करने के लिए विश्ड, और प्रेडिगम याद होता जा रहा है। ये श्राप है। मे यू डाई सून, आप शीघ्र ही मर जाए, ये श्राप है बेटा। तो सी कष्ट, और यहाँ पे दैट लिखेंगे। इस कामा को और इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखोगे, दैट लिखोगे। मैंने बताया कि इसको हमको किसके अनुसार लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है तो आप लिखिए आई, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पर्सन है। नहीं दिया है तो आपको मानना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये नियम कहता है। तो आई लिखेंगे, आई माइट, मे को माइट करेंगे, डाई सुन। अब एक चीज देखो बेटा, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है। अगर आप नहीं तो बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे आपको नंबर मिलेगा, लेकिन परीक्षा में अगर आपका काम कहा जाता है सी कस्ट दैट आई माइट, और यहाँ पे आई नहीं दे करके मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है कि ही माइट, तब भी सही है। तो अगर आपको ऑप्शन में आई नहीं मिलेगा और ही मिल जाएगा तो उसको सही मानिए, क्योंकि मैंने तो इसलिए कहा कि यहाँ पे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दोनों हो सकता है कंफ्यूज, क्योंकि हमको बनाना होता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे चलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत इजी है। जैसा हम सोचते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है नहीं, जैसे इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी प्यार से देखिए, एक्सक्लेमेटरी का इनडायरेक्ट, तीन प्रकार के सेंटेंस होगी, और यही तीन प्रकार आते हैं, जिसमें सबसे हाउ वाला आता है। अभी इस साल भी आया था, आपका सेंटअप एग्जाम में भी आएंगे, ठीक ना। हाउ, हाउ के बाद एडजेक्टिव, जैसे देखो सी सेड, हाउ लवली, हाउ लवली this place is। देखिए, he said how lovely this place, how lovely this place is, इसी तरह से रहेगा। यानी कि हाउ के बाद सबसे पहले देखो बेटा, हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब रहेगा, तो आप उसको क्या जानोगे, उसको जानोगे कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है।
हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, जैसे हाउ नाइस। अब हाउ नाइस है कितना अच्छा, तो ये आप समझेंगे एक्सक्लेमेटरी है। हाउ डीप, हाउ ब्यूटीफुल। तो आपको ये स्टेप वाइज समझना है, ये समझना ही है कि आप इस सीड को जब आप चेंज करोगे, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट जब चेंज करोगे, तो इस सीड को एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करते हैं, एक्सक्लेम्ड इस वर्ड का यूज करते हैं पहला में, एक्सक्लेम्ड। अगर आपको लगे कि अरे यार आश्चर्य की बात है, तो विद लिख सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस सरप्राइज का यूज कर सकते हो। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये यूज कर सकते हो। यानी कि आपको लगेगा कि आश्चर्य है, आश्चर्य है, तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आपको लगेगा कि ये दुख है, तो क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखोगे। अगर आपको लगेगा कि ये घृणा है, तो क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लिखोगे, कंटेम्प्ट। आपको लगेगा कि आनंद है, खुशी है, खुशी है, तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखोगे। तो ये आपका चीज है कि यहां पे लिखना है सीड को, सीड के जगह पर आप इस तरह से यूज करोगे। तो आपने यहाँ पे एक्सक्लेम लिखा, आश्चर्य लगा, हाउ लवली दिस प्लेस। एक लड़की जाती है और कहती है हाउ लवली दिस प्लेस इज, कितना प्यारा है, तो आश्चर्य कहते लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसको देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब आप लिखेंगे कि सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो यहां भी इस इन्वर्टेड कामा को और कामा को हटाकर दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करोगे, दैट का। और इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढोगे, यानी कि अब इसको सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में लिखोगे, सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में। तो इसमें हाउ लवली को नहीं लिखोगे, इसमें सब्जेक्ट हो गया दिस प्लेस, तो आप जानते हो कि दिस दैट हो जाता है, तो एक दो दैट का कंजक्शन के लिए हो गया। आप फिर लिखोगे दैट, दैट अ प्लेस। इज को क्या लिखोगे, वाज, ये जानते हो कि वाज। और ये चीज समझना है स्टेप में, बस यही चीज तो बिंदु को समझ लेना है, इसी पॉइंट को तो आपको समझना है। अगर हाउ के बाद और व्हाट के बाद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इस हाउ और व्हाट को हटा करके यहां पे वेरी का प्रयोग करते हैं। इसके बदले में क्या करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं, वेरी का, यही जानना है, वेरी का प्रयोग करते हैं इसके बदले में। यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे, हाउ को वेरी लिखेंगे, वेरी लवली, वेरी लवली, हाउ को वेरी लवली लिखेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, इस क्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस हो कि ही सेड, उसने कहा, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स। इतना इजी आता है बेटा, आपको यही आता है। तो हाउ के बाद एडजेक्टिव हो गया, आप तुरंत समझिएगा कि सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी है, डी डायरेक्ट, इसका इंडायरेक्ट होना है। क्या करोगे, ही लिखोगे, ही के बाद एक्सक्लेम्ड लिखोगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज है, तो नहीं तो यहीं पे दैट लिख दोगे, इस कामा और इसको हटा करके दैट लिख दोगे। ऐसे एग्जाम में लिखा रहता है, यहीं पे द एंड कर दो एक्सक्लेम्ड। तो ज्यादा आप चक्कर में मत पड़िएगा कि एक्सक्लेम्ड पे ही दैट कर देगा। अब क्या करोगे, इसमें सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता, ही लिखेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होता है, रैन लिखेंगे। और मैंने क्या बताया, हाउ के बाद और व्हाट के बाद एडजेक्टिव
ये फास्ट जो है एडजेक्टिव अच्छा एडवर्ब रहेगा, तो हाउ को हटा करके क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे, वेरी फास्ट। यानी कि इस हाउ के जगह पर क्या लिखे, वेरी फास्ट। एक सेंटेंस देखिए व्हाट से बनाते हैं, और व्हाट के बाद एडजेक्टिव रहेगा, व्हाट के बाद ये जो रहेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, खूब बढ़िया से देखिएगा, तो डायरेक्ट में ही सेड, उसने कहा, इसी तरह से रहेगा, इजी एकदम रहता है। आप मत सोचिएगा कि आप ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। देखिए यहाँ पे व्हाट है, उस व्हाट के बाद आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये क्या है, एडजेक्टिव है, अब तब ये नाउन है, एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि व्हाट के और हाउ के जस्ट बाद एडजेक्टिव हो तो इसको वेरी का प्रयोग करेंगे। इसको हमको चेंज करना होगा, क्या करेंगे, ही लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, दैट लिखेंगे, ये कमा और इन्वर्टेड कमा को दैट। अब क्या करोगे कि यहाँ पे सी है, जब सी है तो सी लिखोगे, इज को वाज लिखोगे, और यहाँ पे व्हाट को वेरी लिखोगे, ए लिख करके, ये आर्टिकल, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका सेंटेंस, दैट्स ओके। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक सेंटेंस और हो सकता है कि आ जाए, हालांकि जब भी अभी तक जितने भी आए बेटा इसी का है, लेकिन एक सब्जेक्ट आता है कि व्हाट के बाद नाउन रहता है, उसको भी देख लेते हैं, ये सेंटेंस अलग से, इसको भी थोड़ा सा आराम से देखो, एकदम बहुत इजी, क्वाइट इजी। जैसे सेंटेंस हो कि ही सेड व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, और ये अधूरा दे दें, यहाँ पे वहां की कोई यहीं पे अधूरा कर दे, व्हाट अ मैन, ऐसे आ जाते हैं। तो अब क्या करोगे बेटा कि यहाँ पे ही लिखोगे, सेड को एक्सक्लेम्ड लिखोगे, ये तो आपकी आदत हो गई है, दैट लिख दोगे। अब यहाँ पे व्हाट के बाद ये नियम समझिए, स्टेप थर्ड समझिए ये, कि अगर व्हाट के बाद नाउन हो तो उस व्हाट के बदले, व्हाट के स्थान पर ग्रेट वर्ड का यूज करते हैं, ग्रेट, किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रेट का, जैसे व्हाट अ मैन हो, व्हाट अ बॉय हो, व्हाट अ गर्ल हो, तो ग्रेट का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु हो तो उसके लिए हम स्ट्रेंज का यूज करते हैं, स्ट्रेंज का, और नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, ऑर्डिनरी, इस वर्ड का यूज करते हैं, ग्रेट का। कभी कभी कुछ लोग बिग का भी यूज कर सकते हैं, तो ये आप देखेंगे कि कैसा है, आप उसको समझेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस अधूरा है तो आपको पूरा करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही लिखेंगे, ही वाज, कोई व्यक्ति रहेगा तो ही वाज, यहाँ पे लड़की रहती तो सी वाज, और कोई वस्तु रहता तो इट वाज, तो ही वाज अ ग्रेट लिखोगे, ग्रेट मैन। खूब अच्छी तरह से इसको समझो। एक सेंटेंस और हम देखते हैं, इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ग्रेट लिखेंगे या इस तरह से, अगर यही सेंटेंस रहता कि ही सेड व्हाट अ गर्ल, अब यहां पे गर्ल होता, व्हाट अ गर्ल, तब क्या करते, ही एक्सक्लेम्ड लिखते, ही एक्सक्लेम्ड दैट, इसके बाद गर्ल है तो सी लिखते, सी वाज अ ग्रेट गर्ल। कितना आसान है। अब देखिए एक और, अगर यही रहता व्हाट गर्ल नहीं रहता, व्हाट एन आइडिया रहता, एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया रहता, तो इसको कैसे यूज करते, इस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कैसे बनाना होता, तो लिखते ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड दैट
देखिए ये आदमी नहीं है तो ईट लिखते, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, और नहीं तो इसके जगह पर स्ट्रेंज लिख देते, स्ट्रेंज आइडिया। तो आप समझो बेटा कि इस तरह से एक जब नाउन रहेगा व्हाट के बाद, अगर ये पूरा दे देगा, जैसे मान लीजिए पूरा दे देगा व्हाट एन आइडिया इट इज, तब तो तुम्हारा समस्या ही समाधान होता, लेकिन ऐसा देता नहीं है। जब ये देखा तो आधा अधूरा छोड़ देता है, लड़का यहीं पे दिक्कत हो जाता है। तो सेंटेंस को ऐसे पूरा करते हैं, व्हाट अ बॉय तो ही वाज, व्हाट अ गर्ल तो सी वाज, इस तरह से यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं बेटा कि इंटरजेक्शन दे देता है, इंटरजेक्शन, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखते हैं। और जैसे हुर्रा दे दिया HURRH, तो इस अगर ये देता है तो इसको हटा देते हैं और इसके बाद में हम विद जॉय लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं। अगर अल्लाह दे दे तो इसको कष्ट में विद सोरो लिखते हैं। अगर फाई दे दे, फीफी बोलते हैं इसको, अगर ये दे दे फीफी तो हम लोग कंटेम्प्ट लिखते हैं। तो इस तरह की हम लोग यूज करते हैं। लास्ट जो प्रचलित है, कई बार ये आ चुका है और एकदम इजी है, इसको इस चीज को करके हम लास्ट करते हैं। देखो सेंटेंस है कि द बॉयज सेड रे हुए वी हैव won द मैच। अब ये जब लड़का जैसे ही कहता है वी हैव वॉन द मैच, ये भी देखिए एक्सक्लेमेटरी ही रहता है। तो क्या करते हैं, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए द बॉयज एक्सक्लेम्ड करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट का यूज करते हैं। और यहाँ पे वी को क्या करते हैं, तो इसके अनुसार यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, तो दे लिखते हैं, दे हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। अब इसके बाद, इतना करने के बाद आपका इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा आता ही नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2024 में इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, इसी में से कोई एक एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।